नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बैठकों का दौर, बहुमत का दावा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में राजनांदगांव में बीजेपी कोर ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक जारी है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में प्रदेश सरकार को घेरने की भी रणनीति बनेगी। बात आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बिगुल फूंक दिया। इसके बाद बीजेपी नेता एक्शन में आ गए। राजनांदगांव के निजी होटल में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन समेत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद माथुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाना कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। हम हर काम को चुनौती के साथ लेते हैं, हर चुनाव को चुनौती के साथ लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई नाम लेके कोई चुनौती, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। मतलब यहाँ भी कम पड़ेगा तो दूसरे से ले लेंगे अपन। कम पड़ेगा, क्यों कम पड़ेगा? पूर्ण बहुमत आप इंतजार करिए ना चुनाव के अनुसार। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रास रूट को फोकस करने के संकेत दिए हैं। इस मामले में सांसद संतोष पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश से आए हैं बैठक लेने जाएंगे और बूथों की स्थिति से रूबरू होंगे। शक्ति केंद्रों में जो हमारे कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी और इस प्रकार से पदाधिकारी बैठक का जो आज प्रथम दिन है ये ग्रामों में, शक्ति केंद्रों में बीतेगा। रात्रि में आएंगे, रात्रि में समीक्षा होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी, संभागीय पदाधिकारियों की बैठक आज की तिथि में होगी। इस बैठक में करीब 180 नेता राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों की जमीनी स्थिति की पड़ताल कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की कार्यक्रम क्या होने चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये सारे विषय को लेकर के होंगे। वहीं आज अभी इस बैठक में जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं लगभग 150, वो सभी लोग हमारे ज़िले के 167 शक्ति केंद्रों में जा कर के वहाँ जो अभी तक हमारा संगठनात्मक संरचना है, चाहे वो बूथ कमेटी का गठन हो, चाहे शक्ति केंद्र का गठन हो, चाहे वहाँ पर हमारे स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं और वहाँ पर संगठन में किस रूप तरीके से कामकाज संचालित हो रहा है, इस बात का आकलन करके एक रिपोर्ट प्रदेश को प्रस्तुत करेंगे। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। ओम माथुर जी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, इसलिए वे आने वाले 2023 के चुनाव को किसी भी प्रकार की चुनौती के रूप में नहीं मानते हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता अभी तक भूली नहीं है 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस बिना पे सरकार बनाने का दावा किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी के नेता जी जान से जुटे हैं। अभी से ही बैठकों का दौर जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी नेताओं की बैठक में बनाई गई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बात आज इसी पर, लेकिन बीजेपी के क्या कुछ तैयारियां हैं और सब समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। देवव्रत, ये चुनावी साल है और बीजेपी ने कमर कस ली है और कसना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है। नए साल में गृहमंत्री अमित शाह आए, हुंकार भरी, और अब लगातार हम देखेंगे कि आने वाले समय में भी आक्रामकता बीजेपी में नजर आने वाली है। यूं ही जी, बीजेपी निश्चित तौर पे आक्रामक तेवर तो दिखाएगी ही, क्योंकि बीजेपी इस वक्त विपक्ष में है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी अब आगामी चुनाव में उतरने वाली है। रही बात चुनावी तैयारियों की, तो एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कल कोरबा पहुंचे तो वहां उन्होंने मिशन 2023 का शंखनाद कर दिया है बीजेपी की ओर से, और वो एक तरह से ये कह भी चुके हैं कि
2023 और 24 के चुनाव को लेकर के वो यहाँ आए हैं और डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील वहाँ से उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से और जनता से की है। तब ऐसे में अमित शाह का जो दौरा होता है वो निश्चित तौर पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नई एनर्जी भरने वाला होता है और इसके बाद से अब सीधे बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कार्य समिति की ये बैठक चल रही है और इस दौरान भी आगामी जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जा रही हैं। रही बात चुनौतियों की, तो भले ही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये कह रहे हों कि अभी कोई चुनौती उन्हें प्रदेश में दिखाई नहीं देती है, और क्योंकि वो पहली बार जब पदभार उन्होंने ग्रहण किया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ जब पहुंचे थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस से उन्हें किसी भी तरह की कोई चुनौती इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि 2018 में बड़े बहुमत के साथ आई कांग्रेस सरकार से आखिर कोई चुनौती कैसे नहीं है। अब ये ओम माथुर ही जो है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया फ्लेवर, छत्तीसगढ़ियावाद लेकर के एक तरह से कांग्रेस की सरकार आई है और यहाँ पर एक तरह से जो प्रचारित भी एक तरह से यही किया गया है कि छत्तीसगढ़िया सरकार कांग्रेस की तरफ से आई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जो कद है वो लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में सीएम पद के चेहरे को लेकर के बीजेपी में एक तरह से बड़ी चुनौती है कि आखिर उनके कद के किस नेता को यहां पर खड़ा किया जाए। दूसरी चुनौती ये भी है कि जो किसानों को लेकर के कई तरह की जो घोषणाएं की गई थी, इसके अलावा जो ऋण माफी हुई है और कई योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों को ही टारगेट करके कांग्रेस सरकार ने लाई है। अब उन चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला होगा? तो मुद्दे कई सारे हैं जिनको लेकर के और चुनौतियां भी कई सारी हैं जिनसे इस वक्त बीजेपी को निपटना है, क्योंकि पिछले 5 सालों के दौरान जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद जितने भी चुनाव हुए सभी चुनाव में लगातार बीजेपी को शिकस्त चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि सत्ताधारी दल से भी भिड़ना है बीजेपी को। देवव्रत, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी कांग्रेस की और क्या कुछ दलीलें हैं वो भी हम सुन लेते हैं। कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है। और बीजेपी से अमित चिमनानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रमोद जी, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनाएंगे प्रदेश में। प्रमोद जी। अमित शाह जी को लगता है उन्हीं भाजपा के नेताओं ने जानकारी दी है जो 14 सीट में आए हैं, तो अमित शाह जी को धरातली जानकारी थोड़ी है। वो तो दिल्ली के नेता हैं, बड़े नेता हैं। अब वो आए हैं तो यहाँ के लोगों से पूछे होंगे, भाजपा के लोगों से, स्वाभाविक तौर पर बोले होंगे सर हम सरकार बनाएंगे। तो वास्तव में धरातली जानकारी अमित शाह जी को थोड़ी है, वही लोग जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर के भूपेश बघेल जी की सरकार 4 साल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 2 साल शुरू के तो कुछ नहीं किया, 2 साल उनका कोरोना में निकल गया। अब चुनावी वर्ष है, 9-10 महीने बचे हैं, तो फॉर्मेलिटी के तौर पर 1-2 आंदोलन सड़क में आकर दिखा देते हैं, वो भी खुश और पार्टी वाले भी खुश। उसके बाद फिर सदा की भांति जैसे बड़े नेता बोलते हैं ना, वो उनका धर्म है। वो तो कई बार कई प्रकार की बातें, इससे पहले पुरेंदेश्वरी जी को हटा दिए, उससे पहले उसको हटा दिए। अब 5 प्रभारी तो बदल चुके हैं, कैसे कौन आएगा, क्या नवीन जी भी आ जाएंगे, कमर नहीं पूरे शरीर को भी कस लेंगे ये लोग ना। तो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है वो आम आदमी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके घर में पैसा मिल रहा है, जिसकी स्थिति अच्छी है। अब आप सोचिए खुद कि 0.02% दर है हमारे यहाँ बेरोजगारी की। तो मतलब सब लोगों को रोजगार है, सब लोगों को काम है, सारी चीजें हैं। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है, चाल चरित्र और चेहरा बहुत अच्छे से जान चुके हैं। शाह जी को भी गलत फहमी इन लोगों ने डाल दिया, तो स्वाभाविक है उनकी भाषा वो जाने, लेकिन जनता की भाषा हम जानते हैं। ठीक है प्रमोद जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अमित जी, किस आधार पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा? आज राजनांदगांव जिले के 150 शक्ति केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं और यहाँ पर बिलहरी और पुरैना 2 शक्ति केंद्र हैं, वहाँ का दौरा करके मैं अभी लौट रहा हूँ। प्रामाणिकता के साथ हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार में अगर कुछ हुआ है तो 2 काम हुए हैं, पहला झूठ, दूसरा लूट। केंद्र सरकार का पैसा नहीं आ रहा है जनता के पास। केंद्र ने 2 लाख करोड़ रुपए दिए, न इन्होंने आवास दिया, न नल दिया, न चावल दिया, सब में घोटाला कर दिया। और राज्य खुद सड़कों के गड्ढे पाटने में भी सक्षम साबित नहीं हुआ। गांव के लोग
जो शक्ति केंद्रों में हम जाकर के मिले हैं, कह रहे हैं कि ना स्कूल बन पाया है, ना सड़क बन पाई है, ना हमें कोई पैसा मिल रहा है। तो आखिर कांग्रेस ये जो चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रही है, वो किस आधार पर देख रही है, वो वही जान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में उतर चुकी है। संगठन स्तर पर जो हमारे काम चल रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री कई विधानसभाओं का प्रवास कर चुके हैं, हमारे नेता लोकसभा का प्रवास कर चुके हैं, हम शक्ति केंद्रों और बूथ प्रमुखों तक जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता टीवी में बैठकर कह रहे हैं नहीं हम जीतेंगे। तो ठीक है भैया, घर बैठने वाले जीतेंगे कि मेहनत करने वाले जीतेंगे, समय बताएगा। बिल्कुल, लेकिन अमित जी कभी कभी ये होता ही है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं लोगों की राय, अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की राय वोट में तब्दील होती है नहीं, क्योंकि ऐन मौकों पर वोट डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, देखिए क्या है, जनमानस अपना एक निर्णय लेता है। सरकार के प्रति लोगों ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार लूटने वाली सरकार है, ये विकास करने वाली सरकार नहीं है। मैंने कहा ना भाई, 16 लाख लोगों का आवास आया था केंद्र से, क्यों नहीं दिया? 24 लाख घरों में नल लगने थे, क्यों लंबित हैं? अरे कोरोना के पेटे में चावल आ रहा है गरीबों के पास, उसमें 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो ये तो प्रमाणित चीजें हैं जिसे हम नहीं, विपक्ष नहीं, कांग्रेस के खुद के मंत्री कह करके चिट्ठी लिख के इस्तीफा दे रहे हैं। टीएस ने क्या लिख करके इस्तीफा दिया पंचायत विभाग से कि मकान बनने नहीं दे रहे हैं गरीबों के। तो ये भाजपा का आरोप नहीं, जनता के आरोप के साथ साथ खुद कांग्रेस के मंत्री ये मानते हैं कि काम नहीं हो रहा है और अब उब चुकी है जनता, चुनाव का इंतजार कर रही है। जैसे ही चुनाव आएंगे जनता तत्पर है जल्दी से इनको भगाने के लिए। ठीक है, देवव्रत मैं आपके पास आ रहा हूं। देवव्रत, राजनीति और खेल में कहा जाता है कि अपने आप को जीतता हुआ बताना बेहद जरूरी होता है, भले ही हालात आपके पक्ष में हो या ना हो। जी, और ये बताना भी जरूरी है क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जब तक आप हारते नहीं हैं तब तक आप जीते हुए ही होते हैं। और ऐसे में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तो अपनी तरफ से जीत का दावा करेगी ही, और प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। रही बात तैयारियों की, तो तैयारियों में निश्चित तौर पे बीजेपी पूरे शिद्दत के साथ जुटी हुई है। लगातार बैठकें चल रही हैं, ग्राउंड लेवल पर भी बीजेपी के नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस चुनावी मोड में नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं वो लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं। अब इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम को क्यों हम चुनाव से जोड़कर नहीं देखें, क्योंकि उसमें सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। पिछले 4 सालों में जो काम किए जा रहे हैं उनको जनता के बीच में मुख्यमंत्री खुद लेकर के जा रहे हैं। रही बात मंत्रियों की, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। संगठन स्तर पर भी कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए हैं, प्रदेश प्रभारी बदली गई है, वो भी बैठक ले चुकी हैं, और इसके बाद इनका हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं है। बीजेपी की तैयारी पूरी अपनी है, बीजेपी के नेता फील्ड पर उतर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि कांग्रेस अपने आयोजनों के जरिए, कांग्रेस अपनी योजनाओं के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हुआ, और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत। जी, एक तरह से कोशिश यही होगी कि घोषणा पत्र में जो अब तक वादे किए गए थे उसमें से कितने फीसदी जो वादे पूरे हो गए हैं, कितने वादों के लाभ जनता को मिले हैं, उसका एक तरह से निर्देश यहां पर कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि हर बूथ तक ये जानकारी मतदाताओं तक पहुंचे। और क्योंकि अब ये चुनावी साल है और घर बैठने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता हो, और अभी क्योंकि आने वाले दिनों में टिकट की भी मारामारी देखने को मिलेगी, और नेताओं को यह कह भी दिया गया है कि अपनी आप परफॉर्मेंस दिखाइए, क्षेत्र में अपनी पकड़ बताइए, और आप ये भी बताइए कि आपको अगर पार्टी टिकट दे रही है तो क्यों दे रही है। तो इसलिए पूरी एनर्जी जो है वो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। रही बात टिकट कटने की या टिकट मिलने की, ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने विधायकों और मंत्रियों की टिकट जो है वो कांग्रेस की तरफ से काटी जाती है, और कितने दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी से जिनको इस बार टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं और उनको टिकट से महरूम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सत्ता की लड़ाई तो फिलहाल बराबरी की चल रही है, टक्कर भी कुछ इसी तरह की है। ठीक है, लेकिन ये लौटूंगा देवव्रत, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से लौटूंगा। प्रमोद जी, पूर्ण बहुमत मिल जाने के बाद, पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल जाने के बाद क्या कांग्रेस अब बीजेपी को कोई चुनौती नहीं समझती? प्रमोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो प्रमोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी
प्रमोद जी, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस बीजेपी को कोई चुनौती नहीं समझ रही? नहीं, देखिए, हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे आत्मानंद स्कूल है, अब अंग्रेजी मीडियम में गरीब परिवार के बच्चे और सभी परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी मीडियम। 275 स्कूल है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजों पर भूपेश बघेल जी ने धरातल में काम किया। आज मेडिकल यूनिट की जो गाड़ी जाती है, उस गाड़ी में, उसी गाड़ी में डॉक्टर होते हैं, नर्स होती है, उसमें 40 प्रकार के फ्री में इलाज होते हैं, निःशुल्क दवाई प्रमोद जी, मिलती है। बहुत सारी उपलब्धियां आप सरकार की यहाँ पर गिना रहे हैं, लेकिन अमित चिमनानी जी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रदेश जनता को नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश जनता को नहीं मिल पा रहा है अभी। प्रमोद जी, अरे भाई देखिए, 800 करोड़ रुपया अभी सरकार ने प्रधानमंत्री, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लोग बार बार चिल्लाते हैं प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना। अरे उसमें 60% पैसा जो है राज्य सरकार का है। इनको मालूम नहीं, 2,72,000 रुपया में से कुल मिलाकर के 1,26,000 रुपया इनका रहता है, बाकी राज्य सरकार का रहता है। योजना में मैक्सिमम जो 60% पैसा है वो राज्य सरकार का रहता है। नाम बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास। अरे उसके बावजूद अभी केंद्र राज्य की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने 800 करोड़ रुपए लोन लेकर के इनको जितने गरीबी रेखा के जो इतने भी मकान हैं, वो सारे मकान का काम शुरू हो चुका है। वही तो मैं बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धरातली जानकारी नहीं है। ये हवा में पहले भी थे, आज भी है, भगवान की कृपा है, ये हवा में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। धरातल में उतर के तो देखिए इनके नेता। ठीक है प्रमोद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी, एक सवाल आपसे मेरा ये भी है कि चुनौतियां आपके सामने बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल से आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भिड़ना है, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस की कई योजनाओं की तारीफ केंद्र सरकार भी कर चुकी है, चाहे वो गोधन न्याय योजना की तारीफ हो या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोबर से पेंट बनाने का जो प्लान था उसकी तारीफ यहां पर की थी। अमित जी, गोबर से पेंट तो नितिन गडकरी जी खुद बनवा रहे हैं जी। उन्होंने गोबर से पेंट तो 3 साल पहले बना दिया। अब जो केंद्र का विजन है उसको कांग्रेस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, इसीलिए कहा कि चलिए आप केंद्र की एक योजना पे काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको। और जो केंद्र से बार बार अवार्ड मिलने की बात करते हैं, 15 वर्षों में भाजपा की डॉक्टर रमन सरकार को जितने अवार्ड मिले उसके 10% अवार्ड नहीं मिले इनको। और जो प्रधानमंत्री आवास की बात चल रही है कि हम लोग धरातल पर नहीं है, हवा में उड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, हम झूठे हैं तो आपके मंत्री चिट्ठी में लिख के क्यों इस्तीफा देके चले गए? टीएस श्रीदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा क्यों दिया भाई? अगर भाजपा झूठी है तो फिर टीएस श्रीदेव तो सच्चे होंगे ना, आपके खुद के मंत्री हैं। उन्होंने ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। और इतना ज्यादा 50 बार मैं कह चुका, लेकिन सरकार मुझे पैसा नहीं देती, इसलिए मैं तंग आ गया हूँ। और तंग आके उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं तो कोई मंत्री क्या बेवकूफ है क्या इस्तीफा देगा? तो देखिए, झूठ बोलने से सरकारें नहीं बनती, जो बात कर रहे, झूठ बोलने से सरकार नहीं बनेगी जी। हाँ ठीक है, जी प्रमोद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? अमित जी के आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी प्रमोद जी कहिए। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ये पुरानी बात कर रहे हैं। उस समय लोन के लिए अप्लाई किया था, रातों रात कोई कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर तो कोई लोन दे देगा नहीं ना। अब ये चिल्लाते ऐसे हैं कि जैसे ये नहीं हुआ, केंद्र का पैसा है। अरे भाई, जीएसटी का जो केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ का पैसा जो रखी है उसको देती नहीं है। 1300 करोड़ रुपया बचा है, 40,000 करोड़ रुपया मिल चुका है। रॉयल्टी का पैसा है वो 40,000 करोड़ 900 का पैसा मिला है। हज को चली वाली बात करती है, इनकी जितनी चलिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में कितना दम होगा ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव बता ही देगा। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और देवव्रत आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बीजेपी आरक्षण